हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर का नाम है लाइट, जो कि क्लास 10th के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहां से मान के चलिए ना कि 7 to 8 नंबर ना अप्रॉक्स 10 नंबर जो है 10 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो चीज जानेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर के बारे में जानेंगे, रिफ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। हाँ, तो रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बहुत सारा टॉपिक जो है ना इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग क्लियर करेंगे। साथ ही साथ कहने का मतलब कि टारगेट जो हमारा रहेगा वो 2027। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और देखना है कॉन्सेप्ट का। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। कहने का मतलब कि अगर बात किया जाए लाइट का, तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आपसे कोई नॉर्मली क्वेश्चंस पूछता है कि आप किस चीजों से देखते हैं, तो आपका आंसर जो है वो सिंपल सा आएगा कि आंख से देखते हैं। तो ये आंसर जो है ना आज के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि आप आंख से यानी कि आई से बिल्कुल भी नहीं देखते हैं। हाँ, अगर ऐसा होता तो सोचिए, रात में आई तो आपके पास ही रहता है जी, लेकिन जैसे ही लाइट आप ऑफ करते हैं तो बिल्कुल भी आपको दिखाई नहीं पड़ता है, बिकॉज ऑफ लाइट। ये अब जो वीडियो शूट हो रहा है ये बिकॉज ऑफ लाइट। आई तो है हमारे पास, लेकिन अगर ये लाइट नहीं रहता तो शायद हम लोग देख नहीं पाते। तो कहने का मतलब कि वी सी द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट, यानी कि आई भी हमारे पास है और लाइट का जो हेल्प है वो भी हम लोग लेते हैं, और देन जाकर के चीजों को हम लोग देख पाते हैं। कहने का मतलब कि कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट है तो लाइट का सबसे पहले उस पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन आता है, देन जाकर के हम लोग देख पाते हैं। तो कहने का मतलब कि यहां पर एक टर्म्स आ गया, रिफ्लेक्शन। हाँ, तो रिफ्लेक्शन जो है उसको भी हम लोग समझते हैं कि क्या है। हाँ, धीरे धीरे हर एक कॉन्सेप्ट को यानी कि क्लियर करते चलेंगे, और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से मैं यहां पर बता रहा हूं, समझ रहे हैं। तो आप लोग ना ध्यान से एकदम बिना पॉज लिए हुए, हाँ, इधर उधर किए हुए और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिएगा, पहले लाइट का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि लाइट क्या है जी, फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है दैट कॉज द सेंसेशन ऑफ विजन। इट ट्रेवल्स स्ट्रेट लाइन, जिसे हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन बोलते हैं, एंड डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। लाइट क्या है जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का सेंसेशन, हाँ, यानी कि विजिबिलिटी का सेंसेशन हमें देता है। लाइट जो है ना रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है, मींस कि वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में जाता है क्लास अप टू 10th तक। ठीक है, आगे चल करके जाइएगा ना तो वहां पर पता चलेगा कि जिगजैग वे में भी जाता था, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम लोग यही जानेंगे कि लाइट जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में फॉलो करता है, जिगजैग वे में कभी भी फॉलो नहीं करता है फिलहाल यहाँ पर। दूसरी चीज कि अगर स्पीड ऑफ लाइट की अगर बात किया जाए तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वैक्यूम में जो है ना वो सबसे फास्ट। लाइट को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, चाहे एयर रहे या न रहे, चाहे वाटर रहे या न रहे, चाहे साउंड रहे या न रहे, कहीं पर भी लाइट जो है वो ट्रैवल कर जाता है। ठीक है, नेचर इसका क्या है जी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसी को यानी कि मीडियम की नीड नहीं होती है। स्ट्रेट लाइन जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। ठीक है, और नेक्स्ट ड्यूल नेचर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसका ड्यूल नेचर, यानी कि ये एज अ वेव और एज अ पार्टिकल जिसे हम लोग नाम देते हैं फोटोन, उस तरीके से ये बिहेव करता है, जिसे हम लोग ड्यूल नेचर ऑफ लाइट का भी नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समझते हैं हम लोग टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा क्या है जी, रिफ्लेक्शन को समझते हैं हम लोग। हाँ, चूंकि ये तो रेक्टिलिनियर को शो किया गया है, हाँ, कि लाइट कुछ इसी तरीके से जो है वो ट्रेवल करता है। रिफ्लेक्शन, हमने बोला कि लाइट के रिफ्लेक्शन के वजह से जो है चीजों को हम लोग देख पाते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो बचपन में आप लोग गेम खेले होंगे कि एक मिरर लिए लेते होंगे और मिरर पर उधर से कहीं से लाइट वगैरह आता होगा, धूप आता होगा और आंख पर ऐसे चमकाते होंगे। हाँ, वही तो रिफ्लेक्शन है। कहने का मतलब कि बाउंसिंग बैक होना। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एक कीवर्ड्स बस याद रखना है, बाउंसिंग बैक।
तो डेफिनेशन क्या होगा जी, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हाँ, तो मेन आपको की टर्म्स याद रखना है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन अ स्ट्राइक द स्मूथ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। कहने का मतलब कि कोई भी सपोज कि कोई भी सरफेस है, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, लाइट इंसिडेंट किया और यहां से रिफ्लेक्ट कर गया, हाँ, इसको इंसिडेंट बोलते हैं और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सिंपल सा। अब इससे रिलेटेड दो लॉ है, क्या लॉ है वो देखिए ध्यान से, देखते हैं हम लोग। तो कहने का मतलब कि देखिए ये स्मूथ सरफेस है, यानी कि जिसको हम लोगों ने क्या मान लिया, मिरर। हाँ, कुछ इस तरीके से बना सकते हैं आप लोग भी। लाइट देखिए यहां से लाइट इंसिडेंट करता है, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट करता है, तो ये है इंसिडेंट और ये है रिफ्लेक्टेड रे, और ये मिडल में जो है आपका नॉर्मल, जिसे एन से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहां पर दो लॉ है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर ये क्वेश्चंस ना पूछ जाता है, तो कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। देखिए रूल कहता है कि एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है, जिसे हम लोग आई से डिनोट करते हैं, और ये वाला एंगल जो है आर, यानी कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ, यानी कि क्या डेफिनेशन होगा जी, तो द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विच इज डिनोटेड बाई आर। ये दोनों एंगल ना आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर कहने का मतलब कि ये एंगल सपोज कि अगर 30 डिग्री है तो ये भी एंगल 30 डिग्री ही होगा, अगर ये 45 है तो ये भी एंगल 45 ही होगा। कहने का मतलब कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और यही है एक लॉ। हाँ, सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। देखिए इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, तो ये हो गया सेकेंड लॉ। तो फिर से एक बार क्विक रिकॉल करवाते हैं। देयर आर द टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में दोनों इक्वल होता है। और दूसरा क्या है जी, कि इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है, याद रखना है बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, और ये ना बिल्कुल ये पूछता है। अब रिफ्लेक्शन जो है ना, रिफ्लेक्शन जो है वो टू टाइप्स का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है डिफ्यूज। कहने का मतलब कि हम तो स्मूथ सरफेस के बारे में बात कर लिए, लेकिन सरफेस सब जगह स्मूथ नहीं है, कहीं कहीं ना रफ सरफेस भी है, यानी कि रुखड़ा भी है। तो वैसे कंडीशन में अकर ऑन अ स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, या फिर मिरर बोल देंगे। तो रेगुलर जो है ना वो स्मूथ सरफेस पर होता है। और अगर बात किया जाए डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का, तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है वो ऑलवेज रफ पर होता है। वहां पर क्या होगा ना, देखिएगा रेगुलर के लिए क्या होगा, तो रेगुलर के लिए लाइट इंसिडेंट करेगा और कुछ यूं जाएगा। हाँ, लाइट इंसिडेंट करेगा, कुछ यूं जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही बात किया जाए डिफ्यूज के लिए, तो डिफ्यूज में ना एंगल ऑफ आई जो है वो एंगल ऑफ आर का कभी भी इक्वल नहीं होगा। हाँ, यानी कि सरफेस मान लीजिए कि ये है, तो इंसिडेंट किया, ये चला गया, फिर इंसिडेंट करेगा, पता चलेगा इधर चला जाएगा, फिर इंसिडेंट किया, पता चलेगा ऐसे चला जाएगा, फिर इंसिडेंट किया, ऐसे चला जाएगा। तो कभी भी एंगल ऑफ आई जो है एंगल ऑफ आर के इक्वल नहीं होगा। यानी कि अकर ऑन रफ सरफेस, पेपर पर या फिर वॉल पर, पैरेलल रे रिफ्लेक्टेड ऑन द डिफरेंट डायरेक्शन, नो क्लियर इमेज फॉर्म। इसमें है कि रेगुलर में क्लियर इमेज फॉर्म होगा, लेकिन यहां पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में कभी भी क्लियर इमेज फॉर्म नहीं होगा। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ ये सारे टर्म्स है, जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल
और फोकस है, फोकल लेंथ है, अपर्चर है, ये सारी चीजें जो है क्या होता है वो चीज आप लोग समझिएगा। हाँ, देखते हैं। तो सारे कॉन्सेप्ट को बारी बारी से करके क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टर्म्स जो है वो क्या है। कहाँ गया भाई? चलिए देखा जाए। मिरर तो छोड़ दिया जाए। हम्म तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं चीजों को कि कौन सा पॉइंट्स जो है वो क्या है और कौन क्या है। कहने का मतलब कि फर्स्ट जो है पोल ऑफ द मिरर है, ठीक है। कहने का मतलब कि मिरर, अच्छा मिरर तो आप लोगों को पता है कि टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। और एक होता है स्फेरिकल मिरर। अच्छा तो पहले स्फेरिकल मिरर का कॉन्सेप्ट जो है ना उसका क्लियर करते हैं, नहीं तो पता चलेगा कि कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ चलिए यहाँ पर देखते हैं। हाँ हम्म, चलिए ध्यान पूर्वक देखिए आप लोग। पहले कहने का मतलब कि ये आपका हॉलो स्फेयर हो गया, और हॉलो स्फेयर से ही कट करके जो है मिरर तैयार किया जाता है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो, चाहे वो कॉनकेव हो, चाहे वो प्लेन हो। तो कहने का मतलब कि अगर ये पार्ट केवल ले रहे हैं हम लोग, ये पार्ट, ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा, अगर इस तरीके से कर देंगे और दूसरा इस तरीके से कर देंगे, हाँ अब ना कहने का मतलब इस तरीके से देखिए, ये कॉनकेव हो गया और इस तरीके से कर दिए तो कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो जो मेन हॉलो स्फेयर पार्ट है, यानी कि हॉलो स्फेयर ऑफ जो ग्लास है, उसका जो सेंटर पॉइंट है ना, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो इसी को हम लोग नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर मिरर में अगर बात किया जाए, मिरर में, तो मिरर का जो ये मिडल पार्ट है उसे हम लोग नाम दे देते हैं पोल, यानी कि मिडल पार्ट ऑफ द मिरर इज नोन एज इट्स अ पोल, जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। कहने का मतलब कि ये आपका जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ, ये जो लाइन गया हुआ है सीधा वो प्रिंसिपल एक्सिस है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि फोकस क्या है, और बहुत सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस तो आप लोग जान गए। रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले देखिए, फिर और अगला टर्म्स देखेंगे। देखिए, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं आर से, ठीक है। ये पता चल रहा है। नेक्स्ट समझते हैं। हाँ, नेक्स्ट ये तो फोकस है, ये तो पता चल रहा होगा आप लोगों को, सिंपल सा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, इसी का हमने क्या किया कि ये पार्ट जो है ना अलग कर दिया, हाँ, कॉनकेव के लिए। तो यहां पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस हो गया। कहने का मीन्स कि लाइट जब है ना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब जाता है, सपोज कि इस तरीके से लाइट जैसे ही इंसिडेंट करता है मिरर पर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद में जिस पॉइंट पर, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज द फोकस, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज इट्स अ फोकल लेंथ। ध्यान दीजिए, यानी कि ये फोकल लेंथ है जिसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जिसे हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे। अब थोड़ा सा डेफिनेशंस वगैरह को प्रॉपर वे में देख लिया जाए।
देखिएगा प्रॉपर अब डेफिनेशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है जी? सेंटर ऑफ द स्फीयर विच मिरर इज द पार्ट। कहने का मतलब कि वो सेंटर पार्ट जिस हॉलो ग्लास स्फीयर का मिरर होता है, हाँ, दैट इज द। सेकेंड है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम पी टू सी, यानी कि प्रिंसिपल सॉरी पी ये पोल हो गया और सी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जिसे हम लोग 2f भी बोलते हैं। यानी कि अगर डायग्राम बना दिया जाए कुछ इस तरीके से, ये आपका f हो गया और ये c, यानी कि यही आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको r या फिर 2f से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है पोल। पोल तो हमने बता दिया कि मिड पॉइंट या सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज नोन एज पोल, या फिर नॉर्मल आप याद रखिएगा कि मिडल पॉइंट ऑफ द मिरर इज नोन एज इट्स अ पोल। काम खत्म। प्रिंसिपल एक्सिस हो गया लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो सीधी लाइन जो था वही क्या हो जाएगा जी? प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस हमने बता दिया, फोकल लेंथ भी बता दिया कि डिस्टेंस बिटवीन किसका जी? फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल। अब ना एक यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि आपको बताना है कि एफ और आर के बीच में क्या रिलेशन है। हाँ, तो दोनों के बीच क्या रिलेशन से एक फॉर्मूला मिलता है जिसे हम लोग बोलते हैं एफ इज इक्वल टू आर बाई में 2, या फिर यूं कहे कि आर इज इक्वल टू 2f। हाँ, यानी कि जो आर होता है ना वो डबल फोकस के इक्वल होता है। हाँ, नेक्स्ट देखा जाए अपर्चर क्या होता है। हाँ, अपर्चर, अपर्चर कहने का मतलब ये, तो ये इतना छोटा है, यानी कि यहां से ये जो बीच का जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, ये अपर्चर है। हाँ, यानी कि विड्थ ऑफ द मिरर इज नोन एज इट्स अपर्चर, यानी कि जितना बड़ा मिरर है ना उसका जो चौड़ाई होगा, विड्थ जो होगा, उसी को नाम दे देंगे हम लोग क्या जी? अपर्चर। ठीक है, आई होप कि ये सारे जो पॉइंट्स थे क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाँ, कॉनकेव मिरर। और ये ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का समझिए ना कि एकदम मेन पॉइंट्स है। तो हर एक डायग्राम को ना ध्यान पूर्वक देखना है और समझने की कोशिश करना है। यानी कि 6 केस है टोटल। हाँ, कहने का मतलब कि कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशंस का 6 केस है, और वो 6 केस जो है ध्यान पूर्वक देखना है और समझने की कोशिश करना है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर कुछ मैंने मेंशन कर रखा है, देन अभी मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू सारा बताता हूँ। हाँ, देखिएगा जैसे कि 6 केस है टोटल। कहने का मतलब कि मेनली आपको 3 ही याद रखना है और बाकी तो 3 उसी का जस्ट अपोजिट है। ऐसे है वो देखिए, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। हाँ, ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पर रहेगा, यानी कि जब आसमान में रहेगा, तो उसका जो इमेज बनेगा वो एट एफ पर बनेगा। एक चीज जो याद रखना है, 5 के 5 केस में इक्वल होगा, क्या होगा जी? तो नेचर की अगर बात करें तो देखिए रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। ये 5 केस ऐसा है जिसमें रियल एंड इन्वर्टेड आंख बंद करके टिक लगा देना है। ठीक है, कहने का मतलब कि जब भी कॉनकेव कॉनकेव की बात अगर करेगा, हाँ, मिरर तो आई होप कि पता चला होगा कि कॉनकेव कॉनकेव यानी कि गुफा जैसा जो रहेगा। ठीक है, तो कॉनकेव का अगर केस होगा तो 5 केस ऐसे हैं जो कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं। एक 6 नंबर केस है जिसमें इमेज वर्चुअल बनता है और इरेक्ट। याद रखिएगा ऑलवेज कि जब भी इमेज वर्चुअल रहेगा वो इरेक्ट बनेगा। हाँ, वर्चुअल और रियल क्या होता है ये पहले मैं समझा दे रहा हूं। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, ठीक है, और दूसरा अगर रियल रहा तो वो इन्वर्टेड बनेगा। तो इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है जी? उल्टा। हाँ, रियल और इन्वर्टेड। रियल कहने का मतलब ना कि रियल कट से बनता है कुछ इस तरीके से, और वही इन्वर्टेड की अगर बात करिएगा तो इन्वर्टेड जो है ना ऐसे डॉटेड लाइन से बनेगा, इमेजिनरी बनेगा ये। हाँ, डॉटेड लाइन से बनेगा बस। दूसरी चीज कि रियल को आप स्क्रीन पर
गॉट कर सकते हैं यानी कि ले सकते हैं, बट इमेजिनरी को यानी कि वर्चुअल को आप नहीं ले सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि हम लोग मिरर जो रहता है, मिरर के सामने ऐसे खड़े होते हैं, हाँ, तो मिरर के सामने खड़े होते हैं और फिर जैसे ही हट जाते हैं तो वो मिरर में हमारा पिक्चर दिखना भी हट जाता है, यानी कि वो टेम्परोरी है, यानी कि वो वर्चुअल हो गया, ठीक है। उसको स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। लेकिन मोबाइल फोन से जो अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, ये एक रियल हो गया, हाँ, या जिस भी फोटो को हम लोग स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर देते हैं वो वर्चुअल हो, सॉरी, वो रियल हो गया। तो याद रखिएगा, रियल रियल कट से बनता है, रियल को आप स्क्रीन पर ले सकते हैं, रियल जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, और वर्चुअल की बात करेंगे तो वर्चुअल इरेक्ट होता है यानी कि सीधा होता है, और वर्चुअल को स्क्रीन पर आप नहीं ले सकते हैं, हाँ। तो चलिए पहले ये केस देखा जाए। तो पहला केस हम बता रहे थे कि ऑब्जेक्ट जब कहां रहेगा जी, इन्फिनिटी वाला पहले दिखाते हैं आप लोगों को, तब जगह क्लैरिटी मिलेगी। चलिए, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, इमेज बन गया एफ पर, रियल और इन्वर्टेड है, हाईली डेमिनिस्ड बनेगा, यानी कि डेमिनिस्ड का मतलब होता है छोटा, काफी छोटा बनेगा, और इसका यूजेस कहाँ किया जाता है जी, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। अब इसका इमेज पहले देखिए, चीजें याद रखिएगा क्या जी, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट या इंफिनिटी, देन इट्स इमेज कहां पर बनेगा, एट द फोकस, फोकस पर बनेगा, काफी डेमिनिस्ड साइड का बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, रियल और इन्वर्टेड रहेगा, और यूज कहां पर करेंगे हम लोग, तो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में। डायग्राम देखिए और समझिए, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा जो इसका दूसरा वाला है ना, देखिए इन्फिनिटी पे था तो फोकस पर बना, तो दूसरा केस क्या रहेगा कि फोकस पर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो इन्फिनिटी पर बन जाएगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा ही बनेगा। देखिएगा ध्यान से डायग्राम पहले, हाँ, डायग्राम से ना क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो डायग्राम कहाँ गया, कहाँ गया भाई डायग्राम, डायग्राम है यहीं पे है, कहीं और है, कुछ और है, यहाँ है डायग्राम। चलिए, तो दिख रहा है ना, ठीक है, देखा जाए। तो कहने का मतलब, अच्छा है, इसको तो मैंने यहाँ पर रखा है, रुक जाइए, थोड़ा और नीट एंड क्लीन दिखेगा। चलिए, ये है, तो फर्स्ट केस वाला देखा जाए, ये वाला देखिए, ऑब्जेक्ट ये इन्फिनिटी पर हो गया, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा कि जब भी लाइट इंसिडेंट करेगा ना मिरर पर, प्रिंसिपल एक्सिस का तो वो पैरेलल होगा, दूसरी चीज जैसे ही मिरर पर इंसिडेंट करेगा, वहां से जैसे ही रिफ्लेक्ट करेगा ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस पर वो इंटरसेक्ट करेगा। तो देखिए डायग्राम बनाइएगा ऐसे ही, कॉनकेव मिरर का ये, और ये 6 केस ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग भी बना बना करके इसको प्रैक्टिस करिएगा, हाँ। देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, हाँ, अच्छा ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, घबराइएगा नहीं। देखिए लाइट यहां से गया और ये एफ से होते हुए गुजर गया, एक और लाइट को शो कर दिया है, यहां से गया और ये भी फोकस से गया, तो बन गया इमेज, बस बन गया, हाँ, यही डायग्राम बना था। यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट कहां पर था, इन्फिनिटी पर, इमेज बन गया, फोकस पर रियल बना, इन्वर्टेड बना और डेमिनिस्ट बना। जस्ट हमने बोला था कि इसका अपोजिट वाला केस तक क्या था जी, कि अब ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, फोकस पर। देखिए ऑब्जेक्ट यहां पर है, फोकस पर है, फोकस पर है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लाइट यहां से गया, इंसिडेंट किया मिरर पर, और देखिए यहां से फोकस से होते हुए गुजर गया। दूसरा, एक तो हमने बोला था फोकस से, और दूसरा लाइट जो है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है, यानी कि सी से गुजरेगा। तो देखिए सी से होते हुए यहां गुजरा, यानी कि ये पहला गया, इंसिडेंट किया, और फिर यहीं से टकराते हुए रिफ्लेक्ट कर गया। तो इमेज देखिए इधर निकल गया ना, इधर इमेज निकल गया, तो इमेज अगर इधर निकल गया मीन्स कि इंफिनिटी पर बन गया,
तो ये याद रहेगा आई होप की। तो कहने का मतलब कि दूसरा केस आपको क्या याद रखना है जी, कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस देन इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट इसका देखा जाए तीसरा वाला केस, कि तीसरा वाला केस क्या है। तो हम लोगों ने ये कर लिया, इन्फिनिटी था तब, और ये जब फोकस पर था तब, देखिए था ना, इन्फिनिटी पर इमेज बना, रियल इन्वर्टेड बना, हाईली इनलार्ज, इनलार्ज का मतलब होता है बहुत बड़ा बनना, और यूज कहाँ किया जाता है, तो सर्च लाइट और टॉर्च वगैरह में किया जाता है। सर्च लाइट आप लोग देखे होंगे, इंजीनियर लोग कैप पहने हुए रहता है, उस पर ऐसे लाइट लगा हुआ रहता है, वो सर्च लाइट हो गया। कोल फैक्ट्री वगैरह में जनरली यूज किया जाता है। चलिए तीसरा तीसरा टर्म देखते हैं। कहने का मतलब कि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से अब इधर खिसकेंगे, याद रखिएगा, लेफ्ट खिसकेंगे और इमेज ऐसे खिसकेगा। हाँ, कहने का मतलब देखिए, यहां पर थे, इन्फिनिटी पर थे ऑब्जेक्ट को, अब हम कहां पर लाएंगे जी, एक स्टेप बढ़ेंगे, यानी कि बियॉन्ड सी, यहां पर है एफ, ठीक है। तो ये एक केस हो गया, दूसरा केस यहाँ, तीसरा केस में हम यहाँ रखेंगे, चौथा केस में एफ और सी के बीच में रखेंगे, पांचवी केस में यहाँ पर रखेंगे, छठी केस में यहाँ पर रखेंगे। यही 6 केस हम लोगों को पढ़ना है, लेकिन 3 ही पढ़ना है। जैसे एक बताए हम, तो 2 याद हो गया ना आपको। दूसरा केस बियॉन्ड सी, तो बियॉन्ड सी हम लोग रखते हैं। हाँ, एक पढ़ेंगे और जस्ट उसका अपोजिट कर लेंगे। तो हाँ, ये तो सी एन एफ हो गया, ये बियॉन्ड सी हो गया, यही केस है। तो कहने का मतलब कि इन्फिनिटी, कहीं कहीं पर ये लिखा रहता है ना कि इन्फिनिटी और सी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, या फिर बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी का मतलब कि सी के पीछे। तो चलिए, तो इमेज कहां पर बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी, बियॉन्ड सी इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। रियल और इन्वर्टेड तो पता ही है, काफी छोटा बनेगा, और इसका यूज कैमरा वगैरह में ना इसका यूज किया जाता है। ये हुआ बियॉन्ड सी, बिटवीन एफ एंड सी। तो अब कहां पर जाएगा इमेज, बिटवीन एफ एंड सी, तो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी। हाँ, देखिए यहां पर है ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो इमेज कहां पर बन रहा है जी, बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और वो काफी इनलार्ज बनेगा, और इसका यूज प्रोजेक्टर में किया जाता है। तो इन दोनों का भी जो है ना, हम लोग डायग्राम समझते हैं पहले, कि क्या है केस, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ना बनाइएगा आप लोग अपने से भी। चलिए तीसरा केस, तो हमारा देखिए बियॉन्ड सी है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है। चलिए लाइट यहां से ट्रेवल किया, इंसिडेंट किया, ठीक है, मिरर पर, और यहां से देखिए एफ से होते हुए गुजर गया, दूसरा लाइट सी से होते हुए गुजरेगा, ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन मिला, तो यहाँ पर इमेज बन गया, अपोजिट बना, यानी कि इन्वर्टेड बना। और ऑब्जेक्ट क्या, देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, लेकिन इमेज छोटा बन गया, यानी कि डिमिनिश साइज, छोटा साइज का बना, इन्वर्टेड बना। हाँ, और रियल, इन्वर्टेड और बिटवीन एफ एंड सी बना। चौथा केस देखते हैं, इसका जस्ट अपोजिट वाला। तो देखिए इसमें कहा है जो ऑब्जेक्ट, सी और एफ के बीच में, याद रहेगा ना, बार बार मैं बोल रहा हूं इसलिए कि ताकि याद हो जाए। देखिए बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट था, तो इमेज बना बिटवीन एफ एंड सी। जस्ट उसका अपोजिट केस, कि बिटवीन सी एंड एफ, देन इमेज बियॉन्ड सी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, और ये देखिए ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा बड़ा बनेगा, हाँ, इन लार्ज साइज का बनेगा। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, गया लाइट, इंसिडेंट किया, और यहां से एफ से होते हुए गुजर गया, ऑलवेज एफ से ही गुजरेगा, और दूसरा सी से गुजरेगा। देखिए ये आया, और चूंकि अब यहां से तो ऐसे नहीं ना कर सकते हैं, यहां से तो ऐसा सी से गुजरेगा नहीं, तो सिंपल सा, ये भी लाइट एफ से होते हुए और टकराइए कहां पर, तो मिरर पर, और यहां से लाइट इंसिडेंट करके, और यहां यहां जो है बन जाएगा इमेज, यानी कि ये बियॉन्ड सी बनेगा, ठीक है। तो 4 केस हम लोगों ने कर लिया। पांचवा केस जो है बहुत आसान है, आपको याद रखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज इज आल्सो फॉर्म ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर सी पर रहा तो उसका इमेज भी सी पर ही बनेगा। देखिए चौथा केस, पांचवा केस सॉरी, ये सी पर है ऑब्जेक्ट, गया एफ से होते हुए निकला,
दूसरा भी सी से और यहां से रिफ्लेक्ट होकर के टकरा करके फिर से सी पर बनेगा। तो ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज भी सी पर, सेम साइज का बनेगा। देखिए दोनों का साइज सेम ही है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। हाँ चलिए पहले इसका वो समझ लीजिए, देन जाकर कॉन्सेप्ट समझिएगा। हाँ तो ऑब्जेक्ट एट सी यहां पर है ना, देखिए कह रहा है कि ऑब्जेक्ट एट सी, तो एट सी पर बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और सेम साइज का ही बनेगा। और इसका यूज कहां पर किया जाएगा जी, प्रोजेक्टर वगैरह में किया जाता है। एक लास्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, और यही एग्जाम में आप लोगों से ना पूछ जाता है। हाँ तो कहने का मतलब कि ये केस जो है काफी इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसी का यूज हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप वगैरह में करते हैं। अब क्या होगा ना कि पोल और फोकस के बीच में होगा। देखिए बिटवीन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि प्रिंसिपल फोकस और एफ के बीच में रहेगा, फोकस और पोल के बीच में रहेगा। तो क्या होगा, जैसे आप लोग मॉल वगैरह में कहीं गए हुईएगा ना, तो देखिएगा कुछ मिरर ऐसा रहता है जो कि ऐसे देखने पर उसमें चेहरा नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही उसको बहुत पास में सटाते हैं तो आपका फेस का एक एक पोर जो है ना पूरा दिखता है, वो भी जूम होकर के दिखता है। हाँ तो कहने का मतलब कि यहाँ पर जो इमेज बनेगा बिहाइंड द मिरर, जितना भी केस था ना, सारे के सारे केस में इमेज जो बन रहा था वो फ्रंट साइड में बन रहा था, लेकिन यही एक केस है जहां पर बिहाइंड द मिरर बनेगा वर्चुअल। तो सिंपल सी बात है, इरेक्ट रहेगा, काफी इनलार्ज बनेगा, हाँ बड़ा बनेगा। और सेविंग मिरर में या मेकअप मिरर में इसका यूज किया जाता है, सेविंग वेविंग करने ताकि दाढ़ी बड़ा दिखे। हाँ कॉनकेव का ये खासियत है, हाँ कि इमेज को वो क्या करता है जी, बड़ा बनाकर दिखाता है। जस्ट इसका अपोजिट अगर कॉन्वेक्स में जाइएगा तो वो छोटा बना करके दिखाता है। हाँ ये यूजेस में भी पूछ लेता है कि कहाँ किया जाता है। तो चलिए उसका पहले डायग्राम देख लेते हैं। हाँ छठा केस का तो यही है, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रख दिए, बहुत वीवीआई है। इस बार भी इवेंट क्या आया था, हाँ ये 25 में भी आया था, 24 में भी, 23 में भी, और अगले साल भी आएगा 27 में भी। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां से गया, इंसिडेंट किया और एफ से होते हुए गुजर गया, एफ से ही गुजरेगा। ठीक है, एरो का ऐसे सिंबल दे दीजिएगा ताकि पता चलेगा लाइट का डायरेक्शन। दूसरा जो है वो सी से होते हुए निकल जाएगा। अब देखिए इन दोनों का इमर्जेंट रे जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, और यही फाइनली आपका इमेज बन गया। ये वर्चुअल रहेगा डॉट लाइन से, चूंकि बिहाइंड द मिरर बन रहा है ना, इसीलिए ये क्या बनेगा, वर्चुअल रहेगा। हाँ तो ये पीछे बना, और देखिए ऑब्जेक्ट कितना छोटा था, ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन ये इमेज इसका काफी बड़ा बन गया। तो आपको याद रखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस देन इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, ठीक है, और इन लार्ज बनेगा। इसी का यूज हम लोग करते हैं सेविंग मिरर में या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप वगैरह में भी ना, इसी का यूज कर लेते हैं। हाँ तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा होगा। हाँ अब ये कॉनकेव मिरर है, और इस मिरर के बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है 34-35 मिनट का हो चुका है, लंबा हो चुका है। तो 2 पार्ट में जो है ना इसको हम बनाएंगे। तो कॉन्सेप्ट आई होप कि समझ में आया होगा। इसको जो है नोट्स बनाइए अपने कॉपी में और इस चीजों को याद करिए। तो मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, इसका जो हाफ पार्ट है वो भी मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।